नमस्कार दोस्तों, शंकर लाल सैनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दोस्तों, उच्चावच की दृष्टि से हम भारत को 6 भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात भारत का 43% भूभाग मैदानी माना गया है। फिर बात करें, 27.7% भूभाग पठारी माना है, 18.6% भूभाग पहाड़ी माना है और शेष 10.7% भूभाग को पर्वत के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात भारत का सर्वाधिक 43% भूभाग मैदानी है, 27.7% भूभाग पठारी है, 18.6% भूभाग पहाड़ी है और 10.7% भूभाग पर पर्वत है। अर्थात ये उच्चावच की दृष्टि से हम भारत को माना जाता है। अब दोस्तों, हम लोग यूज कैसे करते हैं? भारत की 51% भूभाग पर तो कृषि की जाती है। दुनिया में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि हमारे भारत में ही है, अर्थात हमारे 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। भारत का 24% भूभाग है वो बंजर है। और याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बंजर जो भूमि है वो राजस्थान के अंतर्गत है और राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जैसलमेर है। 21% भूभाग पर क्या है? वन है। चूंकि वन नीति के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन भारत के 21% भूभाग पर वन है, आवश्यकता से कम है। इसीलिए भारत सरकार ने जो वनों का विनाश करने वाली जो कृषि है, जिसको स्थानांतरित कृषि के तौर पर जाना जाता है, उस पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। फिर बात करें, 4% भूभाग पर क्या माने हैं? चारागाह है। तो ये कहे, भारत के 51% भूभाग पर हम कृषि करते हैं, 24% भूभाग बंजर है, 21% पर वन है और 4% पर क्या है? चारागाह है। फिर बात करें कि भारत का 43% भूभाग मैदानी है, 27.7% भूभाग पठारी है, 18.6% भूभाग पहाड़ी है और 10.7% भूभाग है वो पर्वत के अंतर्गत माना जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ सामान्य बातें थी जो कि हमारे भारत से रिलेटेड है। अब हम जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न बनता है कि दुनिया का कौन सा महाद्वीप है जिसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा यूरोप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। चूंकि हम भारतीय प्रायद्वीप की बात करेंगे तो जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है ये विश्व का दूसरा बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है को माना जाता है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर बात करें भारतीय प्रायद्वीप का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप का विश्व में दूसरा स्थान है। और तीसरा जो प्रायद्वीप जो माना जाता है बड़ा विश्व का, वो तीसरा बड़ा प्रायद्वीप है इंडोचीन या इंडो चाइना, जो चीन के अंतर्गत आता है। तीनों ही बड़े प्रायद्वीप हैं वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। पहला अरब प्रायद्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा है, दूसरा भारतीय प्रायद्वीप जिसका स्थान दूसरा है। दोस्तों, जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की अगर बात की जाए कि इसकी आकृति कैसी है, तो ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ये पठारी प्रदेश की आकृति की अगर बात करें तो आकृति कैसी बताएंगे? त्रिभुजाकार है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर की ओर है यानी विशाल मैदान की ओर है, और शीर्ष की बात करें तो दक्षिण की ओर है, या फिर बात करें हिंद महासागर की ओर है। शीर्ष हिंद महासागर की ओर है। क्योंकि भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है या नहीं? प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, एक ओर स्थल से लगा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप का उल्टा होता है खाड़ी।
खाड़ी में 3 और स्थल, 1 और क्या होता है जल, जबकि खाड़ी का उल्टा होता है प्रायद्वीप। अब भारतीय प्रायद्वीप की अगर बात करें तो क्या 3 और ये जल से घिरा है? जी हाँ, देख सकते हैं पूरब में इसके बंगाल की खाड़ी है, और बात करें पश्चिम में इसके अरब सागर है, और बात करें दक्षिण में तो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। 3 तरफ जल है, 1 तरफ स्थल से घिरा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये प्रायद्वीप है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। शीर्ष किधर है? दक्षिण की ओर, और आधार किधर है? उत्तर की ओर। दोस्तों इस प्रायद्वीप के पठार के सबसे पश्चिम की तरफ जो गुजरात में जो पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है गिर की पहाड़ी। अर्थात प्रायद्वीप के पठार के आधार पर एक तो क्या है? गिर की पहाड़ी। इसके अलावा बात करें और क्या है तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। इसके नेक्स्ट चलेंगे तो फिर आ जाएगा दिल्ली कटक। दिल्ली कटक स्थित है। इससे आगे चलेंगे तो फिर आ जाएंगी राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां। इनसे और आगे चलेंगे तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी ने बांग्लादेश से पठार को काट दिया है। इसलिए आगे फिर ये वाला क्षेत्र बनेगा, इसे नाम देंगे शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। ये जो बांग्लादेश में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने इस क्षेत्र से जो पठार को काट दिया है, इसको ध्यान रखना है, गारो गैप के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के अंतर्गत जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी ने प्रायद्वीप के पठार को यहाँ से काट दिया, यहाँ अंतराल या गैप हो गया, इसे ही गारो गैप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस पठारी प्रदेश की अगर और बात की जाए तो इसके पूर्व में एक पर्वतमाला है, इसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वतमाला। अर्थात प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पूर्व में कौन सी पर्वतमाला है? तो हमारा उत्तर होगा पूर्वी घाट पर्वतमाला। और याद रखिए पूर्वी घाट पर्वतमाला कटी फटी है, मतलब ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है। जबकि बात करें इसके पश्चिमी तट के सहारे सहारे जो पर्वतमाला है, इसको नाम दिया जाता है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और ये जो पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है वो भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए पूरी पश्चिमी घाट पर्वतमाला को ही सह्याद्री घाट पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें दोस्तों जो मैकाल पर्वत है, इस मैकाल पर्वत की चोटी का नाम है अमरकटक। और अमरकटक से 3 नदियां 3 अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। पूर्व की ओर जाने वाली महानदी, उत्तर पूर्व में जाने वाली गंगा की सहायक सोन नदी, और बात करें पश्चिम की ओर आने वाली नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी इस प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग करती है। इस नदी से ऊपर का जितना भी पठारी प्रदेश है इसको कहा जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार। और इससे नीचे का जितना भी पठारी प्रदेश है इसको कहा जाता है दक्कन का पठार। तो नर्मदा नदी ने प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग किए, ऊपर का मालवा का पठार और नीचे का दक्कन का पठार। इसी मालवा के पठार का हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत कहलाता है हाड़ौती का पठार। इसी का भाग है उत्तराखंड के अंतर्गत है जो माना जाता है गढ़वाल का पठार। इसके अलावा एमपी यूपी के अंतर्गत स्थित बुंदेलखंड का पठार। और इसके अलावा बात करें इससे आगे चले तो छोटा नागपुर का पठार। ये सारे के सारे पठार जो हैं वो इसी के भाग हैं, मतलब मालवा वाले के हिस्से हैं। फिर बात करें दोस्तों कि ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। और ये भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनमें ये सबसे बड़ा माना जाता है। और बात करें ये सबसे बड़ा है और ये किसका अवशेष है? तो याद रखिएगा ये किसका अवशेष बताएंगे, इसे गोंडवाना लैंड का ये क्या है? अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष होने के कारण इसमें कौन से धात्विक खनिजों की क्या है? धात्विक खनिजों की क्या होगी? इसमें प्रधानता होगी। अर्थात इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता है
क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है और भारत का ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला अरब प्रायद्वीप है, दूसरा भारतीय प्रायद्वीप है। और भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वतमाला, उत्तर में क्या क्या है, गिर यानी जूनागढ़, अरावली, दिल्ली कटक और राजमहल की पहाड़ियां। दोस्तों जहां पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला दोनों मिलती हैं वहां भी पहाड़ियां हैं जिनको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये याद रखना है, यहाँ पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, और दोदा बेटा 2637 मीटर के करीबन ऊंची है। ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी ऊंची चोटी मानी जाती है। बात करें दोस्तों, ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, अगर इसको हम विस्तृत डिवाइड करते हैं तो इसको और अध्ययन के लिए हम यहाँ निकालते हैं, अलग से बना लेते हैं। इसका आकृति त्रिभुजाकार है, किसकी, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। इसके आधार पर क्या क्या बताया है, जूनागढ़, अरावली, दिल्ली कटक और आगे राजमहल की पहाड़ियां, यानी ये कहें फिर पूर्व में पूर्वी घाट पर्वतमाला बताई है और पश्चिम में बताई है पश्चिमी घाट पर्वतमाला, दोनों मिलेंगी। वहां पर क्या बताया है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो प्रति हेक्टेयर चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया है दोदा बेटा, और दोदा बेटा प्रायद्वीप की दूसरी ऊंची चोटी है। दोस्तों याद रखिए, नीलगिरी के दक्षिण में 3 पर्वत हैं, नीलगिरी के दक्षिण में 3 पर्वत हैं। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी का नाम दिया गया है इलायची की पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में जो पहाड़ी है, जहां पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलन होता है, वहां पालनी की पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु के अंतर्गत है। और नील ये कहे कि जो इलायची या कार्डमम हिल्स, इसके उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं इनको नाम दिया गया है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो केरल के अंतर्गत है, और इसी में प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अन्नाईमुड़ी। तो प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है जो 2695 मीटर के करीबन ऊंची है, और ये प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी केरल में है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। दूसरी ऊंची चोटी नीलगिरी में है, और नीलगिरी की जो दूसरी ऊंची चोटी है उसका नाम दोदा बेटा है जो 2637 मीटर ऊंची है। फिर हमने चर्चा की कि मैकाल पर्वत की चोटी से निकलने वाली नदी जिसको नाम दिया आपने नर्मदा, इससे ऊपर का जितना भी पठारी क्षेत्र होगा ये कहलाएगा मालवा का पठार, और इससे नीचे का कहलाएगा दक्कन का पठार। दोस्तों अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की और अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर की ओर जल लाने वाली अगर सबसे लंबी नदी की भी बात की जाए तो कौन होगी, नर्मदा, और दूसरी लंबी होगी ताप्ती। दोनों के बीच में सतपुड़ा पर्वत है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इधर बात करें कि जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन होगी, तो सबसे लंबी होगी गोदावरी, और इधर दूसरी लंबी में आ जाएगी कृष्णा। अर्थात अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली प्रायद्वीप की पहली बड़ी नदी नर्मदा है और दूसरी कौन हो जाएगी, ताप्ती। दोनों ही नदियां ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती हैं, याद रखिए, इसलिए ढाल के विपरीत जल लाती है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल बंगाल की खाड़ी की ओर है या पूर्व की ओर है या दक्षिण पूर्व की ओर है, इसके बावजूद भी नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां अपवाद स्वरूप किधर जल लाती है, पश्चिम की ओर या अरब सागर की ओर जल गिराती है। कारण ये है कि दोनों ही ब्रह्मपुत्र या दरार घाटी में बहती हैं। ब्रह्मपुत्र या दरार घाटी में बहने के कारण ढाल के विपरीत जाती है, और तीव्र या खड़े ढाल से गिरने के कारण ये दोनों ही नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये क्या बनाती हैं, तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और ज्वार नदमुख को ही एश्वरी कहा जाता है। एश्वरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती। कारण ये है
कि ये तीव्र ढाल से गिरती है। अगर कोई नदी मंद ढाल से गिरेगी तो वो डेल्टा बनाएगी, लेकिन तीव्र ढाल से अगर वो गिर रही है तो तीव्र ढाल से गिरने वाली नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। फिर बात करें दोस्तों, इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कैसी मिट्टी मिलेगी हमें, तो ये लावा युक्त मिट्टी मिलेगी हमें। बोले तो दक्कन वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली। और काली मिट्टी को तेलुगु में क्या बोला गया है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसका अर्थ करते हैं हम लोग तो क्या होता है, काली कपासी मिट्टी। रेगुर मिट्टी तेलुगु में और हिंदी में बोले तो काली कपासी मिट्टी, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे काली कपासी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। फिर बात करें दोस्तों, ये जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश का निर्माण कैसे ज्वालामुखी से हुआ, तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो निर्माण है ये दरारी ज्वालामुखी से हुआ है। दरारी ज्वालामुखी से इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अर्थात यहाँ से एक दरार के रूप में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उसका मैग्मा यहाँ जम गया, जिसके कारण से इस प्रायद्वीपीय पठार का क्या हुआ, निर्माण हुआ। बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार को, अगर तो ये कहें कि जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है जो कि सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंतर्गत जहाँ सह्याद्री बोलते हैं, तो याद रखिएगा 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये सह्याद्री को दो भागों में डिवाइड करती है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों में डिवाइड करती है। रेखा से ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी सह्याद्री और इस रेखा से नीचे का भाग कहलाएगा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री किसने बांटा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा ने। 16 डिग्री अक्षांश से ऊपर का भाग उत्तरी सह्याद्री और नीचे का भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है। और बात करें दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का तो कंद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंद्रेमुख है। और दोस्तों याद रखिएगा कंद्रेमुख कर्नाटक में लोहे की एक प्रसिद्ध खान भी है। तो कंद्रेमुख ये दक्षिणी सह्याद्री में पड़ती है और कालसुबाई ये उत्तरी सह्याद्री में पड़ती है। दोस्तों इसी कालसुबाई का ही पर त्रयंबकी पहाड़ियां हैं जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो याद रखिएगा ये कहें कि पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। नीलगिरी, नीलगिरी के अंतर्गत एक जनजाति निवास करती है, उसको याद रखना है, वो है टोडा। टोडा जनजाति ये भैंस पालते हैं, इनके लिए भैंस सब कुछ है, इसलिए इनकी संस्कृति को ही भैंस की संस्कृति या बफेलो कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी में कौन सी जनजाति निवास करती है तो टोडा। और ये टोडा लोग क्या पालते हैं, ये टोडा लोग भैंस पालते हैं और इसलिए इनकी संस्कृति को भैंस की संस्कृति बोलते हैं। भैंस का दूध निकाल कर जिस जगह रखते हैं वो मंदिर की तरह इनके लिए पवित्र मानी जाती है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी के अंतर्गत ही मानी जाती है। दोस्तों कई बार एक विशेष प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए हिमालय और नीलगिरी, हिमालय और नीलगिरी के बीच में संपूर्ण भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो याद रखिएगा हिमालय और नीलगिरी के बीच भारत का सबसे उच्चतम बिंदु बनता है गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर है ये अरावली का उच्चतम बिंदु है जो सिरोही में है। और ये कहें कि गुरु शिखर है ये कितना ऊंचा है तो पहले इसको माना गया था 1727 और वर्तमान में 5 मीटर घटा दे तो 1722 के करीबन ये ऊंची चोटी है। इसे ही कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, गुरु शिखर को ही इसे ही कहा जाता है गुरु माथा। चूंकि सागर माथा वो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, इसे गुरु माथा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ये खनिजों में अपनी विशेष प्रधानता रखता है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी पूछे तो इलायची की पहाड़ी है। और दोस्तों याद रखना भारत की दक्षिणतम नदी, तो भारत की जो दक्षिणतम नदी है ये जो अगस्त ढाल है पश्चिमी घाट का लास्ट छोर यहाँ से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो भारत की दक्षिणतम नदी पूछे तो इसका नाम है ताम्रपर्णी। भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है, ताम्रपर्णी नदी है। और याद रखना जो प्राचीन पांड्य वंश था और पांड्य वंश की जो राजधानी मिलती है कोरकई, ये कोरकई कौन सी नदी के किनारे तो ताम्रपर्णी नदी के किनारे ही मिली है।
दोस्तों भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है ये प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार की आकृति जो त्रिभुजाकार है, पूर्व में पूर्वी घाट पर्वतमाला, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वतमाला दोनों मिली, दक्षिण में वहाँ नीलगिरी, नीलगिरी के दक्षिण में 3 पहाड़ी, सबसे दक्षिण में इलायची या कार्डमम हिल्स, उसके उत्तर पूर्व की ओर बात करें तो पालनी की पहाड़ी जहाँ पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलन होता है, और पश्चिम की तरफ अन्नामलाई की पहाड़ी जहाँ प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नायुडी। दोस्तों इससे आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट कालांश में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।